कैसे स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ साइंस का चैप्टर 3 बता रहा हूँ, जिसमें कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की क्लास में आपको सेपरेट ले रहा हूँ। तो इसमें जो आज की क्लास रहेगी हिंदी मीडियम की रहेगी, साइंस की चैप्टर 3। और अगर आप पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, डुग्गू कोचिंग सेंटर को। उसमें जाके याद रखना है, आप कुछ कोर्स भी जाके परचेस कर सकते हो। साइंस के का भी कोर्स है वहाँ, मैथ्स का भी है, और एक बेसिक मैथ्स का कोर्स भी आपको मिल जाएगा, और इंग्लिश ग्रामर का ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले जाके आप वहाँ विजिट करिए, फिर आप ये समझना सारा चैप्टर। तो मैं आज एक ही क्लास में आपको साइंस का 3rd चैप्टर पूरा आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। लास्ट तक बने रखना, एक एक चीज़ क्लियर कराते जाऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो याद रखना है, इसमें जो आपका 3rd चैप्टर है इसमें एक तो छोटी छोटी डेफिनेशन, आपको परिभाषाएं अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। वो आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। और 2024 के पेपर में किस तरीके से आपका 23-24 में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन से क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, जो एग्ज़ाम में बार बार आपसे रिपीट पूछता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये टिक लगे हुए हैं, या तो एक पेन कॉपी रखना, नोट्स बनाते चलना आप। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी कि आघात वर्धता क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना पड़ेगा? आघात वर्धता। तो ये क्या है? आघात वर्धता क्या होती है? धातुएं पीटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाती है। इसका मतलब धातु मतलब मेटल होता है। कोई भी धातु जो रहेगी, अगर उसको अपन पीटेंगे, धातु को अपन पीटने का मतलब अगर उसको ठोकेंगे, ठोकते जाएंगे, तो वो क्या हुआ, एक पतली चादर का रूप ले लेती है। याद रखना, पतली चादर या टीन समझ लीजिए, तो उसका रूप ले लेती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? आघात वर्धता कहते हैं। तो क्या याद रखोगे कि धातुओं को जब पीटने पर, वो धातुओं को जब अपन पीटेंगे तो वो एक चादर का रूप ले लेती है। उस जो रूप लेगी उसको अपन क्या बोलते हैं? आघात वर्धता कहते हैं। ये होता है हमारा आघात वर्धता। आया सभी को समझ में? सेकंड आपको पढ़ना पड़ेगा तन्यता क्या होती है। क्या पढ़ना पड़ेगा? तन्यता। तो तन्यता भी कोई बता दे रहा हूँ, धातुओं में खींचने पर पतले तार में परिवर्तन होने की क्षमता होती है। धातुओं का वह गुणधर्म तन्यता कहलाता है। इसका मतलब ये धातुओं को क्या करेंगे अपन? खींचेंगे। जब उसको खींचेंगे धातुओं को, मेटल को, तो वह एक तार का रूप लेगी। तार मतलब होता है वायर, तो एक वायर का रूप ले लेगी, उसमें परिवर्तन हो जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं। आया सबको? ये होगा आपका दूसरा टॉपिक। फिर उसके बाद तीसरा आपको पढ़ना पड़ेगा ध्वनिक। ध्वनिक मतलब क्या होता है? सोनो रस। और क्या टॉपिक पढ़े लास्ट में एक समरी के रूप में मैं आपको पूरे टॉपिक आपको एक बार और क्लियर जरूर करा दूंगा पूरा क्लास एंड होने के बाद में। तो क्या है आपको बेटा? ध्वनि क्या होता है? सोनोरस। अब इसको समझ दे रहा हूँ। धातुएं किसी कठोर तल से टकराने पर विशेष ध्वनि पैदा करती है। जब धातु जो होती है, जब दो धातुएं हैं, जब वो आपस में टकराती हैं, टकराने पे क्या होता है? एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। उसे क्या कहते हैं अपन? सोनोरस। जैसे मंदिर में जो घंटी लगी रहती है, वो इसी का एग्जाम्पल है, याद रखना। वो ध्वनि कैसी होनी चाहिए? एक विशेष होना चाहिए, अपने कानों को प्रिय लगना चाहिए। वो क्या कहलाती है? आपकी सोनोरस कहलाती है। तो 3 टॉपिक बता दिया। पहला आघात वर्धता क्या होता है, दूसरा तन्यता क्या होती है, तीसरा ध्वनिक क्या होती है। तो ये आपको पढ़ना, इनको तो बाकियों को एक एक बार रीड करना। फिर अगला टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा कि अपर रूप क्या होता है। क्या है? अपर रूप क्या कहलाते हैं। तो मैं आपको सिंपल बताऊं, अपर रूप का मतलब ये होता है कि कार्बन के अनेक रूप। क्या बोला मैंने? कार्बन के अनेक रूप, जिनके भौतिक गुण तो कैसे होते हैं? असमान होते हैं। भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? अपरूप कहते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद बेटा फिर आपको यहाँ से सीधे फिर एक टॉपिक ये वाला पढ़ना पड़ेगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। उभयधर्मी जो एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट क्वेश्चन है, तो वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? जिंक तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। या सीधे सीधे ये समझ लीजिए, उभयधर्मी ऑक्साइड वह ऑक्साइड होते हैं जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित होते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। इतना समझ गए?
अब अगला आता है तुम्हारा, क्योंकि इनकी डेफिनेशन अंदर साइड में एक और है, पहले मैं ये वाली पढ़ा दे रहा हूँ, फिर 1 बाय 1 करके पूरा वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद अगला आता है तुम्हारा अभिक्रिया या सक्रियता सूची क्या होती है। क्या लिखा है इसमें, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित धातुओं की सूची को सक्रियता सूची कहते हैं। ये 1 वर्ड के हिसाब से थोड़ा आपको ये बता दे रहा हूँ मैं। तो ये आपको सक्रियता सूची क्या होती है ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा अच्छे से। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा ये खनिज क्या होता है। खनिज तो यही लिखा है, खनिज में क्या है, धातुओं के यौगिक जो प्रकृति में खानों से प्राप्त, खानों मतलब खदान, खदानों से जो प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा संचारण। संचारण अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। और फिर संचारण के उपाय भी आपको पता होना चाहिए, संचारण के उपाय हम किस तरीके से इसके बचाव कर सकते हैं। ठीक है, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले लोहा और लोहे जैसी कुछ धातुओं की सतह संचारित हो जाती। आर्द्र वायु मतलब क्या होता है, नमी, याद रखना। जब कोई भी अगर लोहा वगैरह है लंबे टाइम तक अगर नमी के संपर्क में रहता है, नमी मतलब हल्की सी पानी के संपर्क में रहता है, तो वो लोहे की जो भी वस्तु रहती है उस पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग लगने की जो भी अभिक्रिया होती है वो संचारण कहलाता है। इतना आया। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा लोहे एवं, चलिए इतना समझ में आया। अब उसके बाद ये वाला आता है तुम्हारा यश दस लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये समझना। जैसे अपन संचारण पढ़ लिया, संचारण का ही टाइप्स ये हो जाएगा कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे क्या होता है लोहा और इस्पात, जब इन दोनों को सुरक्षित रखना है तो उसके ऊपर आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जिंक की पतली सी परत चढ़ाई जाती है। याद रखना, किसकी चढ़ाएंगे अपन, जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। फिर उसके बाद आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि यार जो संचारण जो होता है, संचारण से सुरक्षा के लिए पेंट करना। जैसे संचारण जो होगा और लोहे को जंग से बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, तेल वगैरह लगाएंगे, ग्रीस लगाएंगे। और यश लेपन का मतलब क्या हो, जस्ते की परत चढ़ा देंगे, तो ये होता है। फिर उसके बाद एक लाइन याद करना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेता है कि शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। याद है, जो भी आपका शुद्ध सोना होगा वो 24 कैरेट का होता है और यह काफ़ी नरम होता है। उसके बाद आभूषण बनाने के लिए 22 भाग सोने में 2 भाग तांबा या चांदी को मिलाया जाता है। यह मिश्रण 22 कैरेट सोना कहलाता है। तो इतना जो मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे, ये एक सिंगल डेफिनेशन थी। अब इसके बाद अंदर साइड में और भी इनकी डेफिनेशन, अगर जैसे आपको समझ में आए तो उस तरीके से आप समझ लेना है ना। अब जैसे इसमें आपको आया था 23-24 में कौन सा क्वेश्चन आया था वो समझ लीजिए। देखिए 3 नंबर में किस तरीके से पूछा था कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। पहला था कमरे के ताप पर द्रव होती है, ये आया हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है 24। तो इसमें पारद या मरकरी, कमरे के ताप पर द्रव कौन सी होती है, मरकरी होती है। चाकू से आसानी से काटी जा सकती कौन सी है, सोडियम। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है, सिल्वर एवं कॉपर। उष्मा की कुचालक होती है लेड एवं मरकरी। तो ये क्वेश्चन आपका 2023-24 में ये क्वेश्चन आया था इसमें से। अब उसके बाद अपन अब ये समझते हैं यहाँ से। तो देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ से मैं आपको 1 बाय 1 करके अच्छे से एक्सप्लेन करते जाऊँगा। तो पहले नंबर पे आपको दिमाग में रखना है, ये पहला लिखा हुआ है ये आगाध वर्ध था, है ना। ये आगाध वर्ध, ये अपन यहाँ भी डेफिनेशन इसकी पढ़ चुके तो फिर भी सुन लीजिए। क्या बोला है कि वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर की तरह फैल जाती हैं। याद रखो, कोई भी धातु रहेगी जब उसको अपन हथौड़े से पीटेंगे। चलो अब यहाँ से समझते हैं बेटा। तो ये आगाध वर्ध के बारे में आप तो समझे, क्या बात है। आगाध वर्ध क्या होता है कि ऐसी धातुएं जिनको हथौड़े से पीटने पर वो एक पतली चादर का रूप ले लेती हैं या पतली चादर के रूप में क्या हो जाती है, फैल जाती हैं, जिसके आगाध वर्ध कहते हैं। उसके बाद तन्य मतलब क्या होता है, खींचना। तन्य मतलब क्या होता है, खींचना। कि वे धातुएं जिनके तार खींचे जा सकते हैं। अगर देखो पूरी धातु की बात नहीं कर रहा, कुछ धातुएं ऐसी होती है जब इनको अपन आराम से उसको तेजी से खींचते हैं या खींचते धीरे धीरे धीरे, याद रखना वो एक पूरा वायर का रूप ले ले, एक तार का रूप ले लेते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। इतना सबको समझ में आया कि अब अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ये क्वेश्चन समझ लो भैया। तो सुन लो भैया, सोडियम धातु वायुमंडल की नमी, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, के प्रति अति क्रियाशील होती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है ताकि नमी के संपर्क में ना आए। देखो भैया
सीधा सीधा समझ लो, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी। अगर मान लो हमारे पास लोहा है, अगर लोहे को हमें नमी से बचाना पड़ेगा, नमी से नहीं बचाएंगे तो हमारे लोहे में क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। इसलिए इसमें ये लिखा है सोडियम जो होता है, सोडियम एक धातु होती है, ये क्या होता है अगर ये वायु या वायुमंडल की नमी में अगर आएगी तो ये क्या होता है? बहुत अतिक्रियाशील धातु होती है, याद रखना। तो जैसे इसके संपर्क में आई तो इसमें जंग लग जाएगी, तो जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो सोडियम जो होगा उसको हमें केरोसिन में डुबा के रखना पड़ेगा। ये आपको दिमाग में रखना है। इतना समझ गया क्यों डुबा के रखते हैं? इसलिए डुबा के रखा जाता है ताकि सोडियम की धातु पे किसी तरह की कोई जंग वगैरह ना लगे, इसलिए उसको सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। आया सबको समझ भैया? क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। अब बेटा यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट रहेगा। इसको पहले के अंदर 3 क्वेश्चन है, ये समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। तीसरा है, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है? इसमें अपन को बताना पड़ेगा इनमें कौन से आयन उपस्थित हैं। तो पहले मैं इनको आपको आराम से समझाऊंगा, लास्ट तक बने रखना। पूरी क्लास में मैं आपको एक एक क्लियर करा दूंगा, और ये 3rd चैप्टर में मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा समझते हैं इसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि आपको सिंगल सिंगल नंबर दे रहा है, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु आपको बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोडियम जो रहता है इसका सिंबल होता है भैया Na, पहली चीज। उसके बाद आता है ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, उसके बाद मैग्नीशियम का होता है बेटा Mg। पहला काम तो ये। अब इनके बाद आपको इनके एटॉमिक नंबर यानी कि इनकी परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो परमाणु Na की होती है बेटा कितनी? 11। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 8। Mg की कितनी होती है बेटा? 12। फिर आपको एक रूल पता होना चाहिए, 2, 8, 8, 18, 32। और ये वाले जो रूल है इसको आपको एग्जाम में मेंशन करके नहीं आना, लिख कर नहीं आना, ये आपको अपने माइंड में रखना है, बस इतना दिमाग में रखना है। सबसे पहली चीज़ अपन क्या करते हैं कि भैया ये सोडियम है, 11 नंबर है। अब इसको अपन क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। चलिए इतना समझ गए आपको। अब क्या करेंगे बेटा? इस 11 को ब्रेक करेंगे। 11 को आपको इसमें फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले 11 क्या करेगा? पहले ये वाले 2 को दे देगा, तो ये हो जाएगा 2। 2 के बाद क्या करेंगे अपन? इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 9। तो 9 के नंबर किस में जाएंगे? इस 8 के पास, तो ये हो गया 8। तो कितना बचा? 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 के बाद 1 बच रहा है, वो कितना होगा? 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको ब्रेक करना है। सेम बेटा 8 को भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 चलाएगा सबसे पहले इस नंबर। अब जितने भी आपके तत्व बचेंगे वो अगले में चले जाएंगे, तो कितना बचा? 6 बच रहा है, तो 2,6 हो जाए। ऐसे ही है, सबसे पहले 2 को जाएगा, 2 के बाद 8 को जाएगा, 8 और 2 10, कितने बचे? 8 और 2 10, और फिर बचे 2। तो सबसे पहला काम आपको ये पता होना चाहिए, आपको 20 तक तो एलिमेंट्स आपको याद करना ही पड़ेगा, किसका क्या नंबर होता है। तो इसको ब्रेक कर दी। अब आपको याद रखना आपके पास 4 जो होते हैं कोष होते हैं, 4 कोष होते हैं, KLMN, KLMN होता है इतना लेगा। अब आपको ये नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, आप तो देखो कितने 1 2 3 3 सर्कल बना देते हैं अपन। देखो पहले लिखा आपका, चलो इतना, सबसे पहले लिखेंगे अपन Na, ये बनाया एक सर्कल, Na हो गया। अब उसके बाद आएगा बेटा आपका ये 2 सर्कल। सिंगल वाला इलेक्ट्रॉन बिंदु इस तरीके से ही बनाना है, ये होगा 3। तो सबसे पहले कितने हैं? 2 पहले वाले में। तो देखो बेटा ये 1 और ये 2 तो आया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला कौन सा है? 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये भी कंप्लीट। फिर उसके बाद आता है 1, तो ये हो गया हमारा 1। ये ऐसे बनाना। सेम ऑक्सीजन का देखो,
ये ऑक्सीजन का ये बनाया O, फिर ये देखो एक सर्कल, उसके बाद ये अपना दूसरा सर्कल। तो पहले वाले सर्कल पे कितना 2, तो देखो ये 1, ये हो जाएगा 2। फिर अगले पे 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। उसके बाद इधर आ जाइए, सेम इसमें 1 2 3, तो पहले अपन Mg लिख देते हैं। ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो पहले वाले सर्कल पे 2, 1, ये 2। फिर अगले पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर अगले पे 2, ये 1 और ये 2। तो बेटा आपको इतना करना है बस। तो देखो आप ज़रा, अब बताइए क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया। तो सिंगल नंबर का डॉट स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो। अब बेटा देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, वो समझना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण हुआ। स्थानांतरण मतलब होता है ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनों का किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है वो हमें बताना है, Na2O का और MgO का। चलो भैया ये तो और सरल है, ये भी मैं अपन को आपको करवा देता हूँ भैया, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इसमें आपको 2 का बताना है। पहला हम स्टार्ट करते हैं किसका, Na2O का स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या बताया था, पहले चेक करेंगे। Na क्या होता है, सोडियम, और ये होता है O। तो Na लिखा, Na का नंबर कितना होता है आपका 11। ऐसे ही अपन करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2, 8, 1। 8 और 10 और 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 6। जब भी अपन डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है या इलेक्ट्रॉन का बताया जाता है स्थानांतरण 2 नंबरों का, तो हमेशा उसके लास्ट वाले डिजिट को देखा जाता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए रूल क्या बताया था मैंने, 2 8 8 18 32 होता है। अब आपको पता है कि ये भाई 1 लिखा है। कोई भी आपका एलिमेंट जो होता है, तत्व जो होता है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या तो 2 दे सकता है, या तो 3 दे सकता है। या तो दे सकता है या तो ले सकता है, 1 2 3, इससे ज़्यादा वो नहीं लेगा। अगर जो कोई भी अगर देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और कोई लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। इतना आपको ध्यान रखना। आप बताइए, इस 1 है, इस 1 को मुझे कितना 8 बनाने के लिए पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि इसको 7 नंबर चाहिए। लेकिन ये क्या करेगा, 1 किसी को भी दे देगा। तो 1 किसी को दे देगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा आपका, प्लस का आएगा। उसके बाद ये 6 है, भाई 6 तो दे नहीं सकते, पर ये किसी से ले लेगा, तो 2 अपन किसी से ले लेंगे, तो इसलिए क्या आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है। ताया अब देखो ये देखेंगे, Na2 लिखा, सोडियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो पहले अपन ये ऑक्सीजन लिख दिया और सोडियम लिख देंगे। एक इधर आ जाएगा Na और एक इधर आ जाएगा Na। अपन को ट्रांसफ़र करके बताना है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। सोडियम के लास्ट में कितना है 1, तो यहाँ पे मैं 1 डॉट लगा दूंगा। इधर सोडियम के लास्ट में कितना है 1, तो 1 डॉट आ जाएगा। ऑक्सीजन के लास्ट में कितने हैं 6, तो ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बेटा देखो यहाँ से ये उठ के इधर यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये होगा ट्रांसफ़र, तो डॉट यहाँ लग जाएगा। फिर यहाँ से एक ट्रांसफ़र उठ के यहाँ आ जाएगा, तो एक डॉट यहाँ लग जाएगा। तो किसी भी आपको एलिमेंट तत्व का जब आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आए, तो आपको इस तरीके से ट्रांसफ़र करके आपको बताना पड़ेगा। इतना समझ गया। अब बेटा सेम अपन अब अगला करेंगे MgO का। देखो Na2 का बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ MgO का। तो MgO का देखो, ये तो और सिंपल है भी, है कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। सेकंड नंबर पे अपन बता रहे हैं आपको MgO का। चलो भाई, फिर पहली चीज़ तो Mg एक हो जाएगा, Mg, उसके बाद O। Mg का नंबर होता है 12, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना 2 8 2, ऑक्सीजन का 8,
तो ये हो जाएगा 2,6, इसके लास्ट में 2, इसके लास्ट में 6 हो जाएगा। अब देखेंगे mg भी एक है और o भी एक है, तो एक एक ही लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे अपन mg, इधर लिख देंगे o, ये लिखा o। उसके बाद mg के लास्ट में कितना है 2, तो देखो यहाँ पे एक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो। ऑक्सीजन के लास्ट में कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ट्रांसफ़र करके बताना, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, फिर बेटा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ये आपको करना इस तरीके से ट्रांसफ़र कि स्थानांतरण किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं? इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं? तो देखो Na2O में Na+ आयन होता है और ऑक्सीजन पे माइनस। मैंने बताया था कि जो किसी को भी इलेक्ट्रॉन या तत्व देता है उस पर प्लस चार्ज होता है और जो लेता है उस पर माइनस चार्ज होता है। तो वही लिखा है MgO में Mg+2 आयन एवं ऑक्सीजन O- आयन होता है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको पढ़ लेना तो बन जाएंगे भाई, दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ से बेटा ये वाला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं? आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं? चूंकि प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक होते हैं। कहने का मतलब अगर कोई भी चीज़ है वो बहुत बारीक बारीक बिल्कुल इसके बबल टाइप के बिल्कुल अंदर अंदर है, किसी भी चीज़ को अगर अपन तोड़ेंगे या उसको आकर्षण करने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा, तो भाई तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। उस ऊर्जा की आवश्यकता जो होगी वो क्या होगी, उससे गलनांक मतलब गलाने के लिए होगी, तोड़ने के लिए। उसको क्या बोलते हैं अपन, आयनिक यौगिक बोला जाता है। इतना समझ गए। अब यहाँ से जो रहेगा ये 3 टॉपिक हैं 1 2 3, इन तीनों टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखना। तीनों से 1 2 3 से आता है। पहला क्वेश्चन हर साल पूछा, देखो 2020 में खनिज का आया था, 24 में भी पूछ दिया। अयस्क का 2019-24 में आया था, गैंग का 19 20 24 तीनों में आया था। चलो इसको करते। पहला है खनिज, क्या लिखा है, पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप से समाहित होते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज सीधा सीधा ऐसा समझना कि खनिज वह पदार्थ होता है जो प्राकृतिक पदार्थ में पाया जाता है, लेकिन वो उसको प्राप्त कैसे करते हैं, पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिनसे धातु और उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं, इतना आपको दिमाग में रखना। खनिज जो होता है कि पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। फिर आता है अयस्क, ऐसे खनिज जिनके धातु को आसानी और लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है। अब इसमें क्या होगा कि अपन ने क्या करा, पृथ्वी से क्या करा, खनिज प्राप्त कर लिया। अब वो खनिज से क्या होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी आपके फ़ायदेमंद वाले जो भी धातु रहेंगे उसको क्या कर लेंगे, आसानी से प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद गैंग क्या करता है, अयस्क के साथ में अपन ने जो भी खनिज निकाले, खनिज के साथ में आपको मान लो कंकड़ मिट्टी पत्थर जो आते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन गैंग कहते हैं, याद रखना। तो इसमें आपको एक खनिज याद कर लोगे, खनिज का पार्ट अयस्क हो जाएगा, अयस्क का पार्ट गैंग हो जाएगा। तीनों के तीनों बेटा ये एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, खनिज, खनिज का अयस्क, अयस्क का गैंग हो जाएगा। फिर अगला है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो कौन सी है, सोना और चांदी है। कौन सी धातु है, सोना और चांदी है। अब तो आपको इस चैप्टर में कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि भैया क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। मैंने पूरा अलग तरीके से निकाला है ताकि आप बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्लीय भी होना चाहिए और क्षार भी होना चाहिए, इसे अपन क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। बस इतना था, याद रख लो। फिर आता है लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके, मैंने बता दिया, पेंट करके, ग्रीस व ऑयल करके अपन लोहे को जंग से बचा सकते हैं। उसके बाद लिखा है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो ऑक्सीजन अधातु के साथ संयुक्त होकर, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती है। तो ऑक्सीजन अधातु से संयुक्त होकर प्राय अम्लीय ऑक्साइड बनाती। कौन सी बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड। लेकिन कुछ ऑक्साइड उदासीन भी होती है। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल,
जिस पे ना तो अम्ल होगा ना तो क्षार होगा। ठीक है, अब आता है ये वाला, ध्वनिक सोनरस पढ़ा दिया है। किन्हें कहते हैं, क्या लिखा, वे धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि करती हैं, उन धातुओं को ध्वनिक सोनरस कहते हैं। ये सभी स्टार्टिंग क्लास में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। फिर यहाँ से बेटा आपका नया टॉपिक आ रहा है कि भर्जन और निस्तापन क्या है। इन दोनों में डिफरेंस पढ़ लो, आपको आराम से याद हो जाएगा। ये दोनों में आप डिफरेंस पढ़ लीजिए, आराम से समझ में जाएगा। क्या लिखा, निस्तापन, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, याद रखना। निस्तापन में क्या करते हैं, जो आपका अयस्क जो रहता है, अयस्क क्या करता है, खनिज से आता है। अयस्क किससे आता है, खनिज से। खनिज क्या करता है कि जो भी लाभदायक धातु वगैरह रहेंगे वो कौन अलग करेगा, हमारा अयस्क करेगा। तो ये क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में होता है। भर्जन में क्या होता है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया था, ये याद रखना। यहाँ अनुपस्थिति आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, उपस्थिति आएगा। फिर उसका निस्तापन में क्या आएगा, सेकंड है ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। अयस्क निस्तापन में कौन कौन होता है, ऑक्साइड और कार्बोनेट, ऑक्साइड और कार्बोनेट होता है। भर्जन में क्या होता है, या सल्फाइड अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। तो ये मैं तो बोल रहा हूँ ये दोनों डिफरेंस पढ़ लो आराम से। अगर आपसे पूछता है कि निस्तापन क्या होता है तो वन साइड का ये पूरा लिख दो, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। आपसे पूछे भर्जन क्या होता है, इन दोनों को इस साइड से लिखो, आपका भर्जन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है बेटा आपका, देखो भर्जन निस्तापन मैंने बता दी। अब आता है आपका सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपको, एक बार में सक्रियता श्रेणी याद हो जाएगी। आप भी बोलोगे नहीं यार मज़ा आ गया यार अच्छी क्लास में, यार अच्छा नई नई चीज़ पढ़ने को मिली हमें। सक्रियता श्रेणी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उसकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाया जाता है। याद रखना, क्रियाशीलता किस में जमाएंगे, घटते क्रम में। जैसे एक आपको ये शॉर्ट में याद कर लो कि ली के बाऊजी ने काजू से मांगा अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नी तो शादी पोस्टपोन, नहीं तो शादी कैंसिल हो जाएगी भैया। और ये HCU और AG, क्योंकि ये इसका सक्रियता श्रेणी का बेटा ये फॉर्म ही यही होता है, इसको अपन इधर उधर नहीं कर सकते। तो क्या, ली का मतलब होता है LI, के का मतलब होता है के, बाबूजी तो मेन आदमी, इनको कुछ नहीं दे सकते अपन। ने का मतलब होता है NA, काजू का मतलब क्या होता है CA, से मांगा मतलब MG, अलमारी मतलब AL, जमीन मतलब ZN, कार मतलब CR, फ्रिज मतलब FE, नी तो शादी मतलब SN, शादी तो लिखना पड़ेगा SN, पॉस्पन मतलब PV, फिर है मतलब हाइड्रोजन, फिर कॉपर और AG, CU और AG। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये फॉर्मेट अपन ने याद रखा, देखो लिखा है CuSO4 प्लस Fe, ये इससे रिएक्शन करेगी तो FeSO4 प्लस Cu हो जाएगा। अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी क्रियाशील धातु है कौन सी क्रियाशील नहीं है। तो अब अपन ने क्या करा, ये लिखा, पहले Cu लिखा, ये मेरा Cu आ गया, Fe। तो अब बताइए दोनों में से पहले कौन आ रहा है, तो दोनों में से पहले आ रहा है Fe। तो Fe जो होगी अधिक क्रियाशील धातु होगी एज कंपेयर टू कॉपर के। तो ये क्या करेगा, Fe क्या करेगा, कॉपर से जो भी इसके साथ में एलिमेंट्स होते हैं वो उसको छीन लेगा। तो क्या करेगा, कॉपर कम क्रियाशील होता है एज कंपेयर टू Fe के। तो Fe क्या करेगा, CSO4 से छीन ले रहा है, तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu। कॉपर भैया कमज़ोर है तो वो अलग हो जाएगा। तो ये सीरीज कहलाती है हमारी सक्रियता श्रेणी। चलिए बेटा, क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप पहली बार क्लास आए हो तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पहली बता दे रहा हूँ। आप सब्सक्राइबर करोगे तभी मैं नई नई क्लासें लाऊंगा अच्छे। सोशल साइंस भी चल रहा है, मैं सोशल साइंस भी पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों की डिमांड आ रही है कि भैया सोशल साइंस भी पढ़ाइए आप। तो अब यहाँ पे इसके लास्ट 2 टॉपिक है, इतने में से 100% क्वेश्चन आ जाएगा भैया, इतना मैंने बता दिया इस चैप्टर 3rd चैप्टर में। तो अब आता है आपका क्या, भौतिक गुण, धातु अधातु के भौतिक गुण। पहला है, धातु सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। धातु कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। इसका अधातु में, अधातु ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। क्या लिखोगे, धातु कैसी होती हैं, ठोस तो हो रही है धातु, अधातु कैसी होंगी, ठोस द्रव गैस तीनों होंगे। फिर धातुओं में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती। धातु में क्या होती, चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती। धातु विद्युत की सुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक। सुचालक मतलब होता है चलाना, ठीक है।
या इसमें सीधा सीधा मार्गदर्शन देना ये होता है। उसका धातु कठोर होती हैं, अधातु कठोरता भिन्न भिन्न होती, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि ये कठोर कहीं कठोर होगी कहीं कठोर नहीं होगी, इतना याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा धातु अधातु के रासायनिक गुण आ गए। यहाँ से रासायनिक गुण समझिए, पहला है अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या क्या करेगी, अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। ये हाइड्रोजन गैस को ये अम्ल के साथ क्रिया नहीं करेगी, जब क्रिया ही नहीं करेगी तो हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त करेगी। धातु जल के साथ क्रियाएं करती हैं, अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करेगी। ये धनात्मक आवेश की होती है, ऋणात्मक आवेश की होती है। ये जल विलयन में धनायन बनाती है, जल विलयन में ऋणायन आयन बनाती है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो बेटा इसमें आपको ये मेन पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करना है, और एग्ज़ाम में आपको आता ही आता है, बार बार रिपीट कर करके देख लेना। मैंने पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और 2023 वाले भी देख लीजिए। देखो 23-24 में एक तो इन तीनों से पूछा था। किन किन से पूछा था आपसे? खनिज, अयस्क, गैंग, इन तीनों से क्वेश्चन आया था। और इसके और में बेटा आपका ये वाले दिए थे यार, इसके और में क्या दिए थे आपसे? ये वाले दिए थे। इनके और में आपके ये दिए थे। आया समझ? तो वन शॉट में मैंने आपको इस चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। धन्यवाद।